हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल पेंडुलम के बारे में। जैसा कि आपने पहले सिंपल पेंडुलम पढ़ लिया है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ आइए तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे सिखाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे और ये आप देखने पहुँच गए हैं तो चीज़ समझ में तो आ जाएंगी, बट वहाँ से लीनियर और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जितना मैंने वहाँ पे डिटेलली समझाया है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी समझाने वाला हूँ आपको। बट अगर आपने वो देख लिया तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, फिजिक्स फ्यूचर गोल्स या फिजिकल फिजिक्स सर्च करिए, आपको एक मेरा सुंदर सा फोटो वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल पेंडुलम के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यार ऐसे देते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराने के साथ में और क्या करना है, और अपनी पढ़ाई को सही रूप से करते रहना है, डिप्रेस नहीं होना है और लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल पेंडुलम के बारे में। फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस क्या है, चलिए ये समझ लीजिए। सिंपल पेंडुलम में हम लोग एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को लटका करके या बॉब को लटका करके उसका टाइम ऑफ पीरियड चेक करते हैं। ठीक है। बट इसमें क्या है कि पूरी बॉडी, एक पूरी की पूरी बॉडी ऑसिलेशंस करती है। पूरी की पूरी बॉडी ऑसिलेशंस जब करेगी तब उसमें किस किस पॉइंट पर, कहाँ पर, कैसे क्या काम करेगा, ये हमें चेक करना है। इससे पहले कि हमें सेंटर ऑफ मास पता करना पड़े, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ी सी कहानी हम लोग सोच लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ L है, अगर हम उसे सिंपली इस तरह से लटका देते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर से हम कैलकुलेट करें तो इसका मिडिल में हमें सेंटर ऑफ मास रहता है। ठीक है। तो L/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास रहता है। तो इस तरह से बेसिक तरीके हैं जिसमें हम इस सभी ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटर ऑफ मास की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसी भी एक बेसिक पॉइंट के बारे में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल पेंडुलम कैसे काम करता है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक पेपर है। इस पेपर को मैंने पेपर नहीं, हाँ इसको ले लेते हैं। इस रॉड को मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है। ये पूरी ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है एक। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सोचिए। सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है ना। और ये L/2 से ऐसे डिस्टेंस करते लेके लगातार। ठीक है। यहाँ पे इसको फिक्स किया गया। कैसे फिक्स कैसे किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो फिक्स इसको ऐसे किया गया है, इस तरह से। एक्सेस कहाँ है, देखिए एक्सेस कैसे है इसकी, परपेंडिकुलर है कि नहीं है एक्सेस। इस एक्सेस के बारे में ही सोचना है हमें। अब ये ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, देखिए ये इसकी एक्सेस है ये, और ये मोशन कर रहा है ऐसे करके। ठीक है। तो ये हमारा जो सिंपल पेंडुलम का फिजिकल पेंडुलम के बारे में हमें डिस्कस करना है, वो डिस्कशन कुछ ऐसे ही रहेगा, समझे। मतलब यही है कि अगर हम लोग मान लें कि ये एक एरिया है जहाँ पर हमने इसको फिक्स किया है, जहाँ पर हमने इसको फिक्स किया है, वो फिक्स करने के साथ में ये एक पॉइंट है जहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को फिक्स किया है ऐसे करके। तो ये हमारी पटरी हो गई। ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे होगा। लेंथ हमने ले ली L लेंथ है। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास वहाँ पे होगा। ओ पे इसको फिक्स कर दिया गया है। अब ओ पे फिक्स करने का मतलब क्या है, ऐसे करके। तो हम इसको ऐसे ना करके ऐसे मान ले रहे हैं कि हमने इसको इसके रिस्पेक्ट में घुमाया है। ये इसका एक्सेस है, इस एक्सेस पे जो कैसे है, इस पे परपेंडिकुलर है ना। अब ये ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। ठीक है। अब सोचो हम इस वाले पार्टिकल को यहाँ तक पकड़ के लेकर के आए, तो ये वाला पार्टिकल रोटेट हो सकता है। इसके हिसाब से ये यहाँ पे आ गया, बहुत बड़ा बन गया। तो यार बहुत बड़ा हो गया है। कहेंगे सर ये क्या बना दिया आपने, हाथी का पाँव। हम लोगों ने बना दिया हाथी का पाँव। हाथी का पाँव नहीं है ये गीदड़ का पाँव है, गीदड़। इतना हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पहुँच गया, ये वाला सेंटर मास यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो पॉइंट था वो ऐसे करके यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब देखो इसका एक पॉइंट नीचे mg काम कर रहा था, अभी भी mg काम करेगा नीचे की तरफ। ठीक है। एक इधर काम करेगा फोर्स और एक फोर्स को बैलेंस करेगा T। ये काम करेगा mg और इधर एक काम करेगा mg। अब यहाँ काम करेगा cos थीटा और यहाँ काम करेगा sin थीटा। ठीक है। कर रहा है। ठीक है। अब देखो हमने कहा, अब इसको थोड़ा ऐसे समझो। ये एक लेंथ थी, इस लेंथ पर ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था F1 और ये लेंथ है L।
ये 90 का एंगल है और ये इस एक्सिस पर घूम सकता है, इस एक्सिस पर लगातार रोटेट हो सकता है। तो टॉर्क काम कर रहा है, टॉर्क काम कर रहा है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो इस पूरी बॉडी को रिस्टोर पे लेके आ रहा है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम इस बॉडी के थोड़े से कंपोनेंट बना लें ऐसे करके, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे होगा, 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 ये छोटे छोटे फोर्स लग करके सारे के सारे इस बॉडी को इधर लेकर आ रहे हैं। कौन से फोर्स है? वो रिस्टोरिंग फोर्स है। कौन सा? F1। तो टॉर्क जो लग रहा है इस पर वो कितना लग रहा है? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है हमारा? L लेंथ पे लग रहा है। देयरफॉर थीटा कितना है? 90। टॉर्क कितना हो जाएगा? कितना हमारा टॉर्क? mg साइन थीटा इंटू L। साइन निगेटिव। अब साइन निगेटिव क्यों आ गया? सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेबुलस कंडीशन, निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये वाली बॉडी इधर आ रही है, ठीक है, ये वाली बॉडी इधर आ रही है। तो हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी बॉडी के पास में एक मास होता है। अगर हम एंगुलर मोशन के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो उसके पास में जो टोटल मास का मोमेंट होता है वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होती है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, आर क्या होता है? जिस एक्सेस के रिस्पेक्ट पे ये रोटेट होते हैं वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रोटेशनल एक्सेस है ना, रोटेशनल एक्सेस, इन सभी के बारे में अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे जाना है, रोटेशनल मोशन पे आराम से उसे सर्च करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसा ही इतना हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे इतने फोर्स काम कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन इतना हो गया हमारा। अब एक्सटर्नल टॉर्क, जो टॉर्क होता है, अगर रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी है तो टॉर्क कितना होता है, हमें ये चेक करना है। तो टॉर्क कितना होता है भाई साहब? तो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड, अब डिस्टेंस कितनी ली है हमने? L ली है, और यहाँ पे L लगाया है तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा F L साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90। तो टॉर्क इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होता है? M A L M A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू होता है L अल्फा L, देयरफॉर M L स्क्वायर अल्फा, ये क्या है? I है। तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और हमने यहाँ से क्या निकाला है? तो I अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का mg साइन थीटा एंड L, ठीक है, साइन थीटा इंटू L, ठीक है। इतना क्लियर है? वी नो दैट साइन थीटा इज हियर, साइन थीटा इज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस का थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ये हमारे पास वैल्यू होती है थीटा की। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। देन I अल्फा इज इक्वल टू माइनस का mg थीटा इंटू L, ठीक है। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आगे ड्राइव करते हैं। अब इस फार्मूले को जब आगे ड्राइव करेंगे तो इसमें आएगा क्या? इसमें कुछ बेसिक वैल्यूज़ आएंगी, उस वैल्यू को हम थोड़ा समझेंगे। हमारे पास आ गया है साइन थीटा को हमने चेंज कर दिया है, हमने सारी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, मतलब है ना, हमारे पास जो भी वैल्यू है उन सभी वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया है। I अल्फा इज इक्वल टू mg L थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया है? I अल्फा इज इक्वल टू mg माइनस का mg थीटा इंटू L, ठीक है ना। अब हम सभी लोगों को पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, होता है? कहेंगे सर बिल्कुल होता है। ये है क्या? तो ये हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो I डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का mg L थीटा। ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का mg
एल बाई आई थीटा इज इक्वल टू 0। वी नो दैट। अब अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी कैसे आ गई है, तो आपको पिछला लेक्चर देख लेना है, ठीक है ना, सीक्वेंस में होगा वो। तो हम जानते हैं, वी नो दैट डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये किसी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है? एंगुलर वाला है ये। आप कहेंगे सर एंगुलर हार्मोनिक मोशन कैसे होता है? सिंपल हार्मोनिक, जब कोई भी पार्टिकल बहुत चुन्नू सा होता है, चुन्नू सा, बहुत ही चुन्नू सा होगा, तो चुन्नू में सिंपल हार्मोनिक मोशन काम करेगा और इसमें ये करेगा, वो भी चुन्नू से के लिए होगा। तो सारे मोशन चुन्नू के लिए होंगे, चुन्नू मुन्नू के लिए, ठीक है ना। इतना हो गया। हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है? इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? एम जी एल बाय आई। Therefore, omega is equal to mg l by I जाएगा रूट में। तो t is equal to 2 पाई रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल और अ सिस्टम, ठीक है, mg l। l क्या है? l है हमारे पास जो बॉडी दी है उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है l, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई रूट में mg l बाई आई, ठीक है। अब डिफरेंट बॉडीज़ के लिए आई की वैल्यू अलग अलग होती है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कितना? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में m बाई के। याद आया कुछ? स्प्रिंग के लिए था, स्प्रिंग के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, याद आ रहा है? वहाँ पे क्या है? I बाई एम जी एल। तो k किसके बराबर हो रहा है? देख लो, बैलेंस कर लो, इतना हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बॉडी को डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज का लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने से हमारा टाइम ऑफ पीरियड भी चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने से हमारा टाइम ऑफ पीरियड चेंज हो जाएगा। और अब हमें याद रखना, अगर हमारे पास कोई ये सर्कुलर बॉडी है, ये, ठीक है, इस बॉडी को हमने ऐसे यहाँ से बांधा है, पहली कंडीशन, ठीक है ना, पहली कंडीशन नहीं, कुछ ऐसा होगा, सोचो होगा कि नहीं होगा। शुरुआत में इसका सेंटर ऑफ मास ये आर, ये इसका ओ, इसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में लगातार घूम रहा है, तो किसी भी डायमीटर के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? mr स्क्वायर, है ना। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? याद आया कुछ? कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, जल्दी से बोलो। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे कौन सा? ICM, जिसमें हम किसी भी दूसरी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफ़र करते थे। कुछ याद आया? अब कहेंगे सर याद आ गया, याद आ गया, याद तो आ ही जाएगा। तो हमारे पास में बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, फिर समझ लो। देखो, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहते हैं mr स्क्वायर। तो ये क्या है? डिस्क है, ये डिस्क, ठीक है। डिस्क के लिए इसकी डायमीटर से पास होने वाला जो एक्सेस था उसके रिस्पेक्ट में mr स्क्वायर